नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहा है इंडिया, देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन। इस खास बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरों की हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस मामले की बात करते हैं जिसको लेकर जमकर सियासत भी हुई है और कई कड़े और गहरे सवाल भी खड़े हुए हैं। नोएडा में इंजीनियर की मौत, और इस इंजीनियर की मौत के मामले में, युवराज मेहता की मौत के मामले में कुछ नए वीडियो भी अब सामने आ रहे हैं। ये वीडियो जरा आप देखिएगा, उस वक्त के बताए जा रहे हैं जब वहां पर युवराज को बचाने की कोशिश की जा रही थी। वीडियो काफी वायरल है। इसको लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि वहां पर आप देखिए, वो एक व्यक्ति यहां पर कूदने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है और उसके पास तमाम सामान भी नजर आ रहे हैं। वो लाइफ जैकेट पहने हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर क्या ऐसा हुआ कि इस युवक की, इस युवराज की यहां पर जान नहीं बचाई जा सकी। बताया जा रहा है कि ये उस वक्त के वीडियो हैं जब वो वहां पर डूब रहा था। वहां पर प्रशासन और एजेंसियों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन युवराज डूबकर मर गया और ये कहा जा रहा है कि प्रशासन सिर्फ फॉर्मेलिटी यहां पर निभा रहा था। अब इन सवालों के बीच क्या कुछ यहां पर किया जा रहा है, ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। एम्बुलेंस है, लेकिन पुलिस है और सब है। ये अभी तक देखो, मतलब वो लड़का जो है डूब चुका है। हमारे यहाँ वो सामने तड़प तड़प के वो डूबा है, लेकिन ये उसको बचा नहीं पाए। क्या बच सकती थी युवराज की जान? क्या कोशिश की जाती तो युवराज आज जिंदा होता? 20 फीट दलदल है, 20 फीट दलदल। घटना के समय के जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो गवाही दे रहे हैं कि पूरा अमला मौजूद था। पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद थे, लेकिन मौजूद नहीं थी तो इस बात की चिंता कि एक इंसान डूब रहा है और उनका काम है उसकी जान बचाना। आज मैंने देखा कि उसकी जान मेरी आंखों के सामने कैसे गई। 16-17 जनवरी की रात के वीडियो अब वायरल हो रहे हैं, जमाना सिर्फ बातें बनाता है, जिनमें साफ दिख रहा है कि इतना बड़ा हमला होने के बावजूद युवराज डूबता रहा। उससे पहले लाइट दिखा रहा था, खड़ा था, हमारे करीब था बहुत, लेकिन ये कोई उसे बचा नहीं पाया। 2 नए वीडियो वायरल हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि ये उस समय के हैं जब युवराज डूब चुका था। जिसने ये वीडियो बनाया उसकी आवाज साफ सुनी जा सकती है। लड़का जो है डूब चुका है, हमारे यहाँ वो सामने तड़प तड़प के वो डूबा है, लेकिन ये उसको बचा नहीं पाए। लगभग 11:45, 11:50 का टाइम होगा तब वो गाड़ी कूदी थी और मैं यहाँ पे पहुँचा 12 बजे। तो तब तक वीडियो बनाने वाला भी इस बात से हैरान दिख रहा है कि इतना प्रशासनिक अमला होने के बावजूद युवराज को बचाया नहीं जा सका। तो देखो, ये प्रशासन और सब प्रशासन है यहाँ पर अपनी फॉर्मेलिटी पूरे कर रहे हैं। देखो, अबे वो डूब चुका है, हमारे सामने वो डूब चुका था। वो तड़प तड़प के डूबा, उसने दम तोड़ा। इससे पहले लाइट दिखा रहा था, खड़ा था, हमारे करीब था बहुत, लेकिन ये कोई उसे बचा नहीं पाया। बहुत अच्छे दोस्त। इससे पहले भी एक वीडियो सामने आया था जब युवराज मदद की गुहार लगा रहा था। वो पानी के ऊपर तैर रही कार की छत से मोबाइल की लाइट दिखा रहा था। उसके पिता भी मौजूद थे। आवाज बहुत साफ सुनी जा सकती है। बेटा रुक जाओ, एक गाड़ी और मैंने मंगाई है, शांत रहना, उसी जगह पे रहना, ठीक है? युवराज के रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ये घटना 16 और 17 जनवरी 2026 की रात की है, जब एक इंजीनियर युवराज मेहता की कार घने कोहरे की वजह से नोएडा के सेक्टर 150 में दीवार तोड़कर पानी भरे गड्ढे में जा गिरी थी। पानी में कार डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। आरोप है कि बिल्डर और उसके सहयोगियों ने निर्माण स्थल पर गंभीर लापरवाही बरती थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि नोएडा जैसे अमीर और चमचमाते शहर में एक आदमी की गड्ढे में डूबकर मौत हो जाती है। नोएडा में अकील, पल्लव और शुभाग के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।
तो देखा आपने उस वक्त के जो भी वीडियो सामने आ रहे हैं, उसके बाद एक बार फिर से सवाल बड़े हो जा रहे हैं कि क्या युवराज की जान बचाई जा सकती थी। अब इस घटना के बाद एसआईटी जो बनाई गई थी उसकी मियाद यहां पर पूरी हो रही है और ये जानकारी मिल रही है कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट यहां पर सौंप सकती है। जानकारी के मुताबिक एसआईटी ने जांच पूरी कर ली है और आज सौंपी जा सकती है ये एसआईटी की रिपोर्ट। नोएडा प्राधिकरण ने 60 पन्नों का लिखित जवाब यहां पर सौंपा है। एसआईटी की टीम प्राधिकरण के दफ्तर पहुंच चुकी है और 5 दिन का वक्त एसआईटी को दिया गया था इस मामले की जांच करने के लिए और रिपोर्ट मुख्यमंत्री को यहां पर सौंपने के लिए। पल्लव हमारे साथ जुड़े हैं। पल्लव, 5 दिन थे एसआईटी के पास जांच करने के लिए, अब वक्त पूरा हो रहा है, बताइए क्या कुछ बातें बताई जा रही हैं कि एसआईटी की जांच में सामने आई हैं? देखिए, युवराज के मामले में जो सरकार ने एसआईटी बनाई थी उसकी जो मियाद 5 दिन की जांच की, आज वो पूरी हो रही है। लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनका बयान दर्ज होना बाकी था, जिसमें डिलीवरी बॉय जो मुनिंदर था वो शामिल था, कुछ अधिकारी थे। तो ऐसे में अभी जहां मैं खड़ा हूं, आप देखिए मेरे पीछे ये जो नोएडा अथॉरिटी है, यहाँ पे जो एसआईटी की टीम है जिसको जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं भानुचंद्र गोस्वामी, वो तमाम अधिकारी इसी अथॉरिटी में मौजूद हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जो डिलीवरी बॉय था मुनिंदर, जिसका बयान दर्ज नहीं हुआ था, जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, उससे जो है पूछताछ की जा रही है। वो अपने परिवार के संग यहाँ मौजूद है और कुछ अधिकारी हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। और उम्मीद की जा रही है कि जो मियाद 5 दिन की है शायद उसको बढ़ाया जाए, वो 2 से 3 दिन एसआईटी और लेगी, क्योंकि सारे लोगों का बयान दर्ज होगा। बयान दर्ज करने के बाद फाइनल जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपी जाएगी। लेकिन ये जानकारी, चलिए, तो सिलसिला यहाँ पर जारी है बयान दर्ज करने का, और जैसे कि पल्लव आप जानकारी दे रहे हैं, हो सकता है शायद ये मियाद बढ़ाई भी जाए। बहुत शुक्रिया आपका इस सब जानकारी के लिए। और अब एक ऐसी शादी की हम बात करते हैं जहां पर बारात के दौरान ही हंगामा मच गया। देखिए आप क्या हुआ यहाँ पर बारात एक चढ़ रही थी, गाने बज रहे थे और खुशी से लोग नाच गा रहे थे। तभी 30 से 40 बदमाश आते हैं और बारातियों पर बुरी तरह से हमला कर देते हैं। ये जरा तस्वीर आप देखिए, लाठी डंडे यहाँ पर चलने लगते हैं और बारात जो है वो अखाड़े में तब्दील हो जाती है। ये रिपोर्ट जरा देखिए। बारात में चली लाठियां, 30-40 बदमाशों का हमला, 7 लोग आईसीयू में भर्ती। ग्रेटर नोएडा में बारात बनी अखाड़ा। ये वीडियो देखिए, एक तरफ बारात में तेज गाने चल रहे हैं, जश्न का माहौल, तो दूसरी तरफ लाठियां डंडे चल रहे हैं। ये नजारा है ग्रेटर नोएडा की एक बारात का, जहां 30-40 बदमाश अचानक आते हैं और बारात में शामिल लोगों पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। लाठी हॉकी से बारातियों को बुरी तरह पीटा जाता है। इस हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक ही परिवार के 7 लोगों की बेहद नाजुक हालत है। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। दादरी पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। फायरिंग जैसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई। अभी तक की जांच में जो सामने आया है उसके मुताबिक ये पूरा मामला आपसी रंजिश का लग रहा है। ये बारात ग्रेटर नोएडा के जगनपुर गांव से दादरी के रामपुर फतेहपुर गांव में गई थी। बारात में देशराज सिंह अपने पूरे परिवार के साथ गए थे। बारात दरवाजे तक चढ़ने से पहले मिलाई की रस्म की जा रही थी। इस दौरान कई गाड़ियों में सवार होकर हमलावर आए। उनके हाथ में लाठी डंडे थे। बदमाशों ने बारात में शामिल लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। जैसे ही हमला हुआ, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया और भगदड़ मच गई। हमारे घर वाले बड़े बुजुर्ग, पिताजी, दादाजी, चाचाजी, ताऊजी और पारिवारिक ताऊजी सारे एक गांव से बारात गई हुई थी, उसमें सब गए हुए थे। कितने लोग घायल हैं आपकी तरफ? हमारी तरफ से 10 लोग घायल हैं, जिनमें मेरे दादाजी भी हैं, 80-82 साल उम्र है। एक ताऊजी है जिनकी 70 साल उम्र है और 60 साल के ताऊजी हैं, 50 साल से सब एवं लोग हैं हमारे। इस हमले में देशराज, उनके बेटे देवेंद्र, वीरेंद्र, राजेंद्र और भतीजे श्रीनिवास गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बाकी लोगों को भी चोटें आई हैं। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इसके बाद घायलों को आनन फानन में ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन घायलों में कई लोग गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती हैं।
बताया जा रहा है कि इन लोगों के बीच पहले ही किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। दूसरा पक्ष भी जगनपुर गांव का ही रहने वाला है। कुछ दिन पहले ही इन लोगों के बीच झगड़ा हुआ था। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते और अब बात दिल्ली के वेलकम इलाके में हुए एक मर्डर की करते हैं। यहां पर कैफे के अंदर एक शख्स को गोलियों से भूनकर मार डाला गया और इतना ही नहीं, हत्या के आरोपी ने इस वारदात को कबूल करते हुए वीडियो भी बाकायदा यहां पर पोस्ट किया है, जिसमें वो मान रहा है कि उसने इस हत्या को अंजाम दिया है। दिल्ली के कैफे में मर्डर, 24 साल के युवक की हत्या, कैफे में गोलियों से भून, थप्पड़ का बदला हत्या से, आरोपी का कबूलनामा। उसे मैंने खुद मारा है, मेरे को किसी ने कैफे पे सूचना दी थी। दिल्ली के वेलकम इलाके में शुक्रवार रात को दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया। एक कैफे में 24 साल के फैजान को गोलियों से भून डाला गया। पूरे इलाके में इस मर्डर से सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन शुरू हुई, फोरेंसिक टीम पहुंची। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद है, अफसर टीम मौजूद है, क्राइम टीम मौजूद है और यहाँ पर तमाम साक्ष्य जुटाने की लगातार कोशिश की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे। जांच आगे बढ़ी, तभी कुछ ही घंटों बाद आरोपी मोइन कुरैशी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उसने बताया कि उसने एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए फैजान की जान ले ली। सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। भाइयों, इसमें मेरे पापा का रोल नहीं है, उसे मैंने खुद मारा है। मेरे को किसी ने कैफे पे सूचना दी थी, उसके हिसाब से मारा है। पापा का घर में, मेरे फैमिली में किसी का कोई रोल नहीं, ना मेरे किसी यार दोस्त का रोल है। उसे मैंने किसी के कहने पे नहीं मारा, उससे मेरी पुरानी रंजिश थी, उसे चक्कर में मारा है। ठीक है जी, उसे मैंने किसी के कहने पे नहीं मारा है। उसने मेरे को आज से 4-5 महीने पहले, पैसे का कोई रोल नहीं था, उनने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा था, इस चक्कर में उसे मारा है। बस, और कोई मामला नहीं है, किसी से कोई मामला नहीं है। उससे मामला था उसका भाई जो बोल रहा है न्यूज में, झूठ बोल रहा है, उसके भाई को समझाया जाओ। वहीं फैजान के परिवार का कहना है कि कर्ज न चुका पाने के चलते उसकी हत्या की गई। परिवार ने कहा कि हम सिर्फ न्याय चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बाप बेटे दोनों को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये वारदात 23 जनवरी की रात 10:30 बजे की है। पुलिस ने रेस्टोरेंट के भीतर गंभीर रूप से घायल फैजान को तुरंत जीटीबी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मिस्टर किंग कैफे जो आपको तस्वीरों में इस वक्त दिखा रहे हैं, इसी कैफे में देर रात 10:28 के आसपास ये घटना हुई, जहां पर 24 साल के एक लड़के के ऊपर गोली चलाई गई। पुलिस की टीम जब यहां पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि युवक की हालत जो है वो काफी नाजुक है। उनको जब हॉस्पिटल, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लगातार देख रहे हैं इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं वो दिल्ली में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। जिस हिसाब से वो युवक यहाँ पर पहुंचा, उसके ऊपर गोली चलाई गई। जब तक उसको अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी जान चली गई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। टीम ने मौके से गोलियों के खोल सहित कई अहम साक्ष्य जुटाए। शुरुआती जांच में सामने आया कि हमलावर कैफे में कुछ ही मिनट पहले दाखिल हुए थे और फैजान को निशाना बनाकर फायरिंग की गई। वारदात के दौरान कैफे में मौजूद लोग दहशत में आ गए और इधर-उधर भागने लगे, जिससे हालात और भी तनावपूर्ण हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के बाद अब मुंबई से आपको एक खबर बताते हैं हम। कमाल राशिद खान, जिन्हें केआरके के नाम से जाना जाता है, वैसे तो वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लेकिन विवादों से उनका जुड़ाव काफी पुराना है और अब वो फायरिंग केस में यहाँ पर फंस गए। मुंबई के ओशीवारा इलाके में गोलीबारी होती है, जिसका कनेक्शन केआरके से निकल रहा है और पुलिस ने उन्हें यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने 27 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
कमाल का नया विवाद। फायरिंग केस में घिरे कमाल राशिद खान। अभिनेता, निर्देशक और फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान, जिन्हें केआरके के नाम से जाना जाता है, गंभीर कानूनी मुश्किल में फंस गए हैं। मुश्किल इतनी बड़ी है कि उन्हें गिरफ्तार तक कर लिया गया। केआरके पर आरोप है फायरिंग का, जी हां, गोलियां चलाने का। जिस मामले में गिरफ्तारी हुई वो मामला 18 जनवरी का है। मुंबई के ओशिवारा इलाके में फायरिंग होती है। नालंदा सोसाइटी से 2 गोलियां बरामद हुई थी। आरोप लगा कि गोलियां केआरके के बंगले से चली थी। केआरके पर फायरिंग के आरोप लगे। जानकारी के मुताबिक ओशिवारा की नालंदा सोसाइटी में तेज गोली चलने की आवाजें गूंजी थी। इस सोसाइटी में फिल्म जगत से जुड़े दूसरे लोग भी रहते हैं। जब कमाल आर खान का इंटरोगेशन शुरू हुआ कल डिटेन करने के बाद, तो कमाल आर खान ने उन्हें बताया कि वो अपनी गन को साफ कर रहे थे या फिर उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे जब ये हादसा हुआ, और वो उनका इंटेंशन नहीं था। हालांकि जिनके घर पे शॉट्स फायर किए गए हैं वो खुद भी सिमिलर जगत से आते हैं, सिनेमा या फिर पर्सनालिटी जगत से आते हैं, इसीलिए ये केस ज़्यादा पेचीदा बन गया है। घटना स्थल पर रिक्रिएशन कराने के बाद जांचकर्ताओं को संदेह हुआ कि गोलियां केआरके के बंगले की दिशा से चलाई गई थी। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। फोरेंसिक टीम ने भी जांच जारी रखी। शुक्रवार देर रात केआरके को ओशिवारा पुलिस स्टेशन लाया गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोलियां चलने की बात कबूल की। केआरके ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वो बंदूक की सफाई कर रहे थे, उसकी कार्यक्षमता जांचने के लिए गोलियां चलाई। उन्होंने दावा किया कि उनका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, वो बस हथियार को टेस्ट कर रहे थे। पुलिस ने उनकी लाइसेंसी बंदूक को भी जब्त कर लिया। वैसे ये मामला पहला नहीं है जब केआरके विवादों में रहे हों। वो सोशल मीडिया पर अक्सर विवादास्पद पोस्ट और वीडियो शेयर करते रहते हैं। फिल्मों और बड़े बड़े कलाकारों को लेकर भी कमेंट करते रहते हैं। इसे लेकर खूब हंगामा भी होता रहा है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के मामलों में अक्सर फंस जाते हैं, लेकिन ये पहली बार है कि जब हथियार से जुड़ी ऐसी गंभीर घटना से उनका नाम जुड़ा है। मुंबई से अनुज राय थे, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। यहाँ पर देवरिया से खबर आ रही है जहाँ पर जमीन विवाद की वजह से कई राउंड फायरिंग हुई है। फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। ये मामला वहाँ की फुलवरिया इलाके का है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। तो देखा आपने किस तरह से 2 पक्षों के बीच यहां पर फायरिंग होती हुई नजर आई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको दिखाते हैं हरियाणा के फरीदाबाद जिले से, जहां पर आप देखिए पिता ने किस तरह से एक बच्ची को यहां पर पीटा है। जहां पर एक बच्ची 50 गिनती नहीं लिख पाई तो उसे इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई, और यह पिटाई उसके अपने पिता ने यहां पर की है। रिपोर्ट जरा देखिए आप। वो माँ जिस बेटी को हंसता मुस्कुराता छोड़कर ड्यूटी पर गई थी, वो घर लौटने पर उसे मुर्दा हालत में मिली। जिसने जन्म दिया था उसी ने बच्ची को मार डाला। 4 साल की वो बच्ची स्कूल नहीं जाती थी, उसे घर में ही पढ़ाया जाता था। पिता ने 50 तक गिनती लिखने को दी, बच्ची नहीं लिख पाई। बस इतनी सी बात पर उस शख्स पर खून सवार हो गया। बच्ची को इस बुरी तरह पीटा कि उसकी मौत हो गई। 6-7 साल का बेटा सब कुछ देख रहा था। उसने माँ को सारी बात बताई। उसके बाद उस महिला ने पुलिस को बुलाया। वो लड़का है जो 5-6 साल का है, उसने सारी बातें बता दी। उसी के घर से ही बरामद किया उसको, 1 दिन के रिमांड पे है। आरोपी ने पत्नी को बरगलाने की कोशिश की थी। उसने बताया कि सीढ़ियों से गिरकर बच्ची की मौत हो गई, लेकिन हकीकत छुपाए नहीं छुपती और बाकी की कहानी उस बच्चे ने बयां की। देखिए 26 जनवरी से पहले सीमा पर सेना पूरी तरह से अलर्ट है और पाकिस्तान परस्त आतंकियों के मंसूबे
नाकाम करने के लिए जगह जगह पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पहाड़ों पर भी सेना के सर्च ऑपरेशन जारी हैं। गुफाओं की यहां पर तलाशी ली जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से ये सर्च ऑपरेशन यहां पर चल रहे हैं और इन पहाड़ी क्षेत्रों में जो गुफाएं जो आतंकी छुपने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी तलाशी यहां पर ली जा रही है। गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाए, इसीलिए पूरी पहाड़ियों को खंगाला जा रहा है, जंगलों को खंगाला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे सुरक्षा बलों के सामने आता है इस जंगल वॉरफेयर के दौरान, वो रहता है ऐसे नेचुरल केव हाइडआउट, क्योंकि ऐसे नेचुरल केव हाइडआउट्स में ही अक्सर आतंकवादी छुपने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी कैविटी दिख रही है, दिखने में तो एक नॉर्मल सी कैविटी है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि जैसे ही सुरक्षा कर्मियों को ये आतंकवादी देखते हैं कि वो आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे इस नेचुरल केव हाइडआउट में घुस जाते हैं। देखिए वो किस तरीके से आग ले लेते हैं। मैं भी आपको पूरी तरह से दिख नहीं रहा होगा, मैं इस समय आपको दिख नहीं रहा होगा यहां से, लेकिन जो आतंकवादी अंदर छुपा होगा पूरी नजर रखे सुरक्षा कर्मियों पर। वो यहाँ पे पूरी तरह से नजर, जैसे ही सुरक्षा कर्मी सामने आते हैं तो अक्सर इन नेचुरल हाइडआउट से निकलकर वो फायर करने की कोशिश करते हैं, नुकसान करने की कोशिश करते हैं। ये एक वजह है कि पूरी एक्सटेंडेड ऑपरेशन ड्रिल फॉलो की जा रही है। जैसे कि अभी ये जंगल में खंगाल रहे थे और इनको जैसे ही कैविटी जैसी दिखी है, नेचुरल केव जैसा स्ट्रक्चर दिखा है। अब देखिए पूरी तरह से देखिए इसमें क्या किया जाता है। पहले इधर एक स्निफर डॉग को भेजा जाता है, उस डॉग के ऊपर जो होता है वो कैमरा लगा होता है, कैमरे के जरिए इनको पता चलता है अगर कोई आतंकवादी है तो वो कुत्ते पर फायर कर सकता है। और इसके बाद जो है हमारी फौज अंदर जाती है और अगर कोई कुछ नहीं होगा तो फिर वो पूरी तरह से इसको स्कैन करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। और देखिए इस जगह पे ये पूरी तरह से देख रहे हैं कि कहीं इस हाइडआउट को, इस जो नेचुरल केव को हाइडआउट की तरह यूज तो नहीं किया जा रहा। कई ऐसे हाइडआउट हैं जो पहाड़ों पे है। हमने देखा हाल ही में कई हाइडआउट वहाँ पे भी मिले जो कि बिलावर के एरिया में, जहाँ पे आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था। फिर उसके बाद एक हाइडआउट जो है किश्तवाड़ में भी मिला, जहाँ पे सैफुल्ला जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी छुपा हुआ था। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओवरग्राउंड वर्कर, क्योंकि ये जो ओवरग्राउंड वर्कर है ये आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक है। इनके हाथ में बंदूक नहीं होती, लेकिन ये आतंकवादियों के लिए काम करते हैं, ये उनको राशन प्रोवाइड करते हैं। यही एक वजह है कि जब इस हाइडआउट जैसे स्ट्रक्चर में ये छुप जाते हैं तो कई दिनों तक आराम से यहाँ पे बैठे रहेंगे। देखिए मैं अभी चाहूँगा कि मैं इस तरह अंदर जाता हूँ, आप एक बार देखिए, मैं बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आऊँगा। आप खुद समझ सकते हैं कि किस किस्म की मुश्किल आ रही है। देखिए यहाँ पे ये कैविटी है, मैं अंदर चला गया हूँ और बिल्कुल भी अब मैं दिख नहीं रहा हूं। किसी को भी अंदाजा नहीं होगा कि इस गुफा में कोई आतंकवादी भी छुपा हो सकता है। और देखिए मैं पूरी तरह से दिख नहीं रहा हूं। इसी तरह से आतंकवादी भी आड़ ले लेता है और छुप जाता है और इन हाइडआउट पे बैठकर कई बार हफ्ता अपने दिन बिताता है। जब तो देखा आपने, प्रदीप दिखा रहे थे कि वो जगहें जहां पर आतंकी छुप सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सब जगहों को तलाशा जा रहा है। फिलहाल एक ब्रेक ले यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे बर्फबारी का असर दुनिया भर में देखने को मिल रहा है, हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक। देखिए कैसे तमाम इलाके जो है वो बर्फिस्तान बने हुए हैं। इसकी अब बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है, जहां एक ओर श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसी जगहें सफेद चादर में लिपटी हुई नजर आ रही हैं, जन्नत जैसे नजारे हैं। वहीं दूसरी ओर भारी बर्फबारी ने सफेद आफत का रूप ले लिया, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। श्रीनगर जम्मू हाईवे और मुगल रोड बंद होने से संपर्क कट गया है, बिजली पानी की सप्लाई प्रभावित हो रही है और कई उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी हैं। प्रशासन ने एवलांच तक की चेतावनी यहां पर दे दी है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जम्मू कश्मीर की स्थिति को बयां कर रही हैं। अगर बात करें जम्मू कश्मीर के अलावा कैसे हालात हैं तमाम जगहों पर, तो आप देखिए बर्फबारी के मजे के साथ आफत भी इन दिनों नजर आ रही है, क्योंकि लोग बर्फ देखने की चाह में पहाड़ों की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन जाम उनके लिए मुसीबत यहां पर बन गया। अब जरा ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें देखिए। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर का ये नजारा है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन अब ये उनके लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको इन पहाड़ी रास्तों पर गाड़ियों की कतार नजर आएगी।
ये सैलानी मनाली की ओर जा रहे हैं, लेकिन इस जाम ने इनकी खुशियों पर पानी फेर दिया। कई घंटों से लोग इसी तरह गाड़ियों की कतार में फंसे हुए हैं। अब जरा आपको राजस्थान के माउंट आबू की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ तापमान में इतनी तेजी से गिरावट आई कि एक ही दिन में 13 डिग्री लुढ़कते हुए न्यूनतम तापमान -5 डिग्री तक हो गया। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में इस वजह से ठंड का कहर बरप रहा है। अब आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे पानी जम गया है और बर्फ में तब्दील हो गया है। ये सड़कें हैं शिमला की। यहाँ बर्फबारी का मजा तो लेकर आई है, लेकिन साथ ही मुसीबत भी बन गई है। सड़कों पर इस तरह से बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। सड़कों पर फिसलन बढ़ गई, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। रास्तों पर वाहन रुके हुए हैं, जिसकी वजह से पूरा रास्ता जाम है। ये तस्वीरें हैं मनाली की। पूरा इलाका बर्फ से ढक चुका है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं कि इस टूरिस्ट इलाके में कितनी भीड़ मौजूद है। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के बनिहाल की। बर्फ ने पूरे इलाके को ढक दिया है। देखिए किस तरह से बर्फ के बीच से ट्रेन गुजरती दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें हैं शिमला की, जहां सेब के बागान पूरी तरह से बर्फ में दब गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे पेड़ बर्फ में समाये हुए हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन की हैं, जहां बर्फबारी की वजह से रास्तों पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से रास्तों पर ट्रकों की कतार लगी हुई है। पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ तो उठा रहे हैं, लेकिन साथ ही बर्फबारी से काफी परेशानियां भी हो रही हैं। कहीं लंबा जाम तो कहीं रास्ते बंद। दूसरी तरफ मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह बर्फबारी होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखा आपने, ये बर्फबारी का मजाक किस तरह से लोगों के लिए परेशानी भी बढ़ा रहा है। उधर बर्फबारी से हुई दिक्कतों की आपको और तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाते हैं, जहाँ पर एक और उधमपुर में भारी बर्फबारी में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला गया, तो वहीं कई पहाड़ी रास्ते इस वक्त गाड़ियों की कतारों से भरे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए आप। भारी बर्फबारी आफत भी लेकर आई है। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर की। यहाँ अचानक हुई बर्फबारी में लोग पहाड़ों के बीच फंस गए। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। तभी पुलिस ने वक्त रहते सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये सभी 12 लोग सही सलामत बचा लिए गए, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से भारी बर्फबारी हो रही है और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की। भारी बर्फबारी से यहाँ का हाल देखिए। बर्फ की बेहद मोटी चादर यहाँ बिछ गई है। बीआरओ की बीआरटीएफ टीम एयरफील्ड चालू रखने के लिए बर्फ हटा रही है। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के भद्रवा की। जब पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है तो हर जगह खुशी की लहर तो उठती है, लेकिन ज्यादा बर्फबारी कुछ रुकावटें भी लेकर आती है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे सड़कों पर बर्फ की मोटी मोटी चादर बिछ गई है। जेसीबी मशीन से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है ताकि आने जाने का रास्ता साफ हो सके। हटती हुई इस बर्फ को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी बर्फबारी भद्रवा में हुई है। किस तरह से बर्फबारी यहाँ भद्रवा में हो रही है। जब हम सुबह उठे, दरवाजे खोले, खिड़कियाँ खोली तो बाहर सफ़ेद चादर बिछी हुई थी बर्फ की। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कई सालों के बाद आज हम ये बर्फ देख रहे हैं भद्रवा में। नवंबर महीने से हमारे भद्रवा के अंदर बर्फबारी हो जाती है। अनफॉर्चुनेट इस बार नहीं हुआ था। काफ़ी लोग तरस गए थे। बहुत मन्नतें दुआएं मांगी गई बर्फ के लिए। आखिरकार ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और आज कल शाम से हमारे यहाँ पे कंटिन्यू बर्फबारी हो रही है। अब कठुआ की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी सड़कों पर बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है। बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है। जहाँ तक नजर जा रही है, हर तरफ से बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है।
गाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं। यहाँ तक कि बर्फ हटाने की मशीन पर भी बर्फ जमा हो गई है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हो गई। 3 से 4 फीट तक बर्फ जमा हो गई। यहाँ के विलांगम गांव में भारतीय सेना ने एक गर्भवती महिला समेत 2 महिलाओं को इमरजेंसी के दौरान अस्पताल पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में गुरुवार रात से भारी बर्फबारी हो रही है। ये बर्फबारी पर्यटकों के लिए आफत भी बन गई है। मनाली जाने वाले रास्तों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। मनाली से अटल टनल का रास्ता भी बंद हो गया है। कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जिनमें पर्यटक पैदल ही अपना सामान लेकर मनाली से घर वापसी के लिए निकल रहे हैं। अब उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का नजारा देखिए। यहाँ भी कई घंटों से लगातार बर्फबारी हो रही है। दूर दूर तक सब कुछ सफेद दिखाई दे रहा है। हर जगह बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। और इसी बीच एक और तस्वीर आई जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों को भारी बर्फ से बचाया गया। गुलशनबाद का एक स्थानीय निवासी उन तक पहुंचा और उन्हें अपने घर के पास एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। कुल मिलाकर पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ तो उठा रहे हैं, लेकिन साथ ही बर्फबारी से काफी परेशानियां भी हो रही हैं। कहीं लंबा जाम तो कहीं रास्ते बंद। दूसरी तरफ मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह बर्फबारी होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, दुनिया के कई हिस्सों में आजकल सर्दी और बर्फ का हमला हो चुका है। अमेरिका में तो ऐसा बर्फीला तूफान आया जिसने वहां पर कई राज्यों की रफ्तार ही रोक कर रख दी है। अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से 8,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 14 करोड़ लोगों पर इस बर्फीले तूफान का असर हो सकता है। अमेरिका के 15 राज्यों में बर्फीले तूफान का खतरा है, जिसकी वजह से इमरजेंसी यहां पर घोषित कर दी गई है। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर, करोड़ों लोगों पर असर, हजारों उड़ानें रद्द, मौसम की इमरजेंसी। अमेरिका बर्फीले तूफान की चपेट में है। शुक्रवार से ही अमेरिका के कई हिस्सों में बर्फीली हवाएं चल रही हैं, तेज बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बर्फीला तूफान जल्द ही पूरे अमेरिका को अपनी चपेट में ले सकता है। इसे देखते हुए अमेरिका के कई राज्यों ने इमरजेंसी लगा दी है। मौसम विभाग का कहना है कि बर्फीला तूफान सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही नहीं बल्कि जमीनी इलाकों में भी दस्तक दे सकता है। इससे 18 करोड़ अमेरिकियों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बर्फीले तूफान के कारण कई ऐसे राज्यों में जबरदस्त सर्दी पड़ने के आसार हैं, जहां सर्दी थोड़ा कम पड़ती है। नेशनल वेदर सर्विस ने कहा है कि बर्फीले तूफान की वजह से भयानक बर्फ जम सकती है। अनुमान है कि इससे -48 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच सकता है। ये इतनी कड़ाके की ठंड है जो कुछ ही मिनटों में फ्रॉस्ट बाइट का कारण बन सकती है। लंबे समय के लिए बिजली गुल हो सकती है। पेड़ों के गिरने की आशंका भी बढ़ गई है, जिससे यात्रा करना खतरनाक हो सकता है। बर्फीले तूफान के चलते वॉशिंगटन डीसी समेत 14 राज्यों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। बर्फीले तूफान के कई दिनों तक रहने की उम्मीद है, जो घनी आबादी वाले मिड अटलांटिक और उत्तर पूर्वी राज्यों की ओर बढ़ेगा। इससे रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो सकती है। तूफान का असर हजारों उड़ानों पर भी पड़ा है। जानकारी के मुताबिक सिर्फ वीकेंड पर 1800 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। बर्फीला तूफान की वजह से जबरदस्त ठंड पड़ रही है। चेतावनी दी जा रही है कि कुछ समय के लिए भी घर से बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये तूफान पोलर वोर्टेक्स का नतीजा है, जो ठंडी कम दबाव वाली हवा का एक आर्कटिक क्षेत्र है। आमतौर पर एक गोलाकार सिस्टम बनाता है, लेकिन कभी कभी अंडाकार में बदल जाता है, जिससे ठंडी हवा पूरे उत्तरी अमेरिका में फैल जाती है।
न्यू मैक्सिको से लेकर न्यू इंग्लैंड तक विंटर स्टॉर्म की चेतावनी के दायरे में है। नेशनल वेदर सर्विस ने पूर्वी टेक्सास से नॉर्थ कैरोलिना तक बर्फ की एक खतरनाक पट्टी बनने की चेतावनी दी है। शुक्रवार रात तक तूफान के चलते टेक्सास के कुछ हिस्सों में जमा देने वाली बारिश और ओले पड़ रहे थे। वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क और बोस्टन तक लगभग 1 फुट बर्फ गिरने का अनुमान लगाया गया है। इस तूफान को देखते हुए लोगों से खाने का सामान स्टॉक करने, फर्स्ट एड और सप्लाई किट तैयार करने और अपनी गाड़ियों में ईंधन टैंक फुल करने की अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखा आपने, बर्फीला तूफान और सर्द मौसम किस तरह से लोगों के लिए चुनौतियां खड़ी कर रहा है। इसी के साथ यहां पर एक ब्रेक लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आपके लिए कहीं मत जाएगा, लेकिन फिलहाल देखिए इस वक्त की हेडलाइंस।